हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश सल्तनत का जो गुलाम वंश है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसका कुछ वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको जा कर के देखिए ताकि आपको ये सारी घटनाएं जो हैं क्रम से समझ में आएँ। ठीक है। और आज के इस वीडियो का जो मेन हीरो है वह है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक है इल्तुतमिश, उसके बारे में। तो इसके बारे में कुछ हम लोग 2-4 पॉइंट पहले जान लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन शुरू करते हैं। तो यह जो इल्तुतमिश है यह भी जो है एक तुर्क था, ठीक है। और इसको बचपन में एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया था, जैसा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भी बेच दिया गया था गुलाम के रूप में, वैसे ही इल्तुतमिश को भी जो है एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। और इस बार जो खरीदार है वो कोई और नहीं है बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद है, ठीक है। तो इल्तुतमिश को जो है जब बेचा गया गुलाम के रूप में तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको खरीदता है और इसकी योग्यता से प्रभावित होकर के आगे चल के इसको अपनी बेटी से ब्याह भी करवाता है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन अब हम लोग शुरू करते हैं। मेन मुद्दा तो होता क्या है कि 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद जो है दिल्ली का अगला सुल्तान कौन बनेगा, इसको लेकर के जो है कुछ झड़प होती है, कुछ लड़ाई होती है। एक तरफ मोहम्मद गौरी का जो गुलाम होता है यालदूज और कुबाचा, और दूसरी तरफ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश रहता है। दोनों के बीच में एक झड़प होता है, लड़ाई होता है, और इल्तुतमिश जो है यालदूज और कुबाचा को मार करके 1210 ईस्वी में दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है। और यह जो है इसको क्या बोला जाता है कि दिल्ली का जो है वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको बोला जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि यह जो है कैपिटल ट्रांसफ़र करता है, कैपिटल ट्रांसफ़र करके लाहौर से दिल्ली ले आता है। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, लेकिन उस समय जो है दिल्ली सल्तनत का जो राजधानी था वह लाहौर में था, ना कि दिल्ली में था। और इस बंदे ने क्या किया, किस बंदे ने, तो इल्तुतमिश ने, इसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत का जो राजधानी है उसको लाहौर से बदल करके दिल्ली कर देता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो दूसरा कारण यह है कि यह जो है दिल्ली सल्तनत का जो ऑफिशियल करेंसी है उसको रिलीज करता है, उसको जारी करता है। जैसे कि भारत का जो ऑफिशियल करेंसी है वो रुपया है ना, वैसे ही उस समय पर दिल्ली सल्तनत का जो ऑफिशियल करेंसी है वो जारी करता है इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश जारी करता है। और टंका और जित्तल नाम का 2 कॉइन जारी करता है, ठीक है। तो टंका जो है ना वह जो है सो तांबा का होता है, और जित्तल जो है वह कांसा का होता है, बना होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा इसको क्यों कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक? क्योंकि यह जो है दिल्ली सल्तनत का जो राजधानी है वो ट्रांसफर करके लाहौर से दिल्ली लाता है। दूसरा यह जो है दिल्ली सल्तनत का जो ऑफिशियल करेंसी है, मुद्रा है, उसको जारी करता है जित्तल और टांका, ठीक है। और यह जो है इल्तुतमिश, इसने एक नया परंपरा शुरू किया, नया व्यवस्था शुरू किया, इक्ता व्यवस्था, इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या है? तो इक्ता सिस्टम को जो है पहले तो सुनिए कि इक्ता सिस्टम को जो है 2 भागों में बांटा जाता है, एक खालिसा लैंड और एक इक्ता लैंड। यानी इक्ता सिस्टम क्या है कि ज़मीन जो है ना दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भी ज़मीन है उसको जो है बांटा जाता है, और ऑफिशियल सबको, आर्मी ऑफिशियल, नोबेल ऑफिसर सबको दिया जाता है,
तो इक्ता व्यवस्था में क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भी जमीन है उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो है खालिसा लैंड, खालिसा भूमि, और दूसरा जो है वह है इक्ता लैंड यानी कि इक्ता भूमि। तो खालिसा लैंड, खालिसा जो भूमि है उस पर जो कल्टीवेशन होगा, जो भी उपज होगा, जो भी कृषि किया जाएगा उपज होगा, उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो राजस्व, जो भी उपजा उसका जो रेवेन्यू है जनरेट होगा उससे, उसका यूज जो है सुल्तान के एक्सपेंस के लिए, सुल्तान के पर्सनल एक्सपेंस और उसके फैमिली के एक्सपेंस के लिए रहता है। ठीक है, खालिसा लैंड पर जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ उसका उपयोग जो है दिल्ली सुल्तान वो अपने पर्सनल खर्च के लिए और अपने फैमिली के खर्च के लिए यूज करता था। और दूसरा जो है वह है इक्ता लैंड, इक्ता भूमि। यह जो है इक्ता लैंड को जो है बहुत छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया हुआ था। ठीक है, देखिए पहले तो ये समझिए कि खालिसा लैंड था सुल्तान के लिए और इक्ता लैंड जो है वो अलग है कैटेगरी। तो इक्ता लैंड जो है ना, सो छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन को बांटा गया था और जो भी नोबल ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, इस सबको वो इक्ता लैंड दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि उस पर जो है कल्टीवेशन करवा करके जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी उससे राजस्व की आमदनी होती है, उससे जो है ये जो आर्मी ऑफिसर है या फिर नोबल ऑफिसर है, ये अपना खुद का जो भी खर्च है वहन कर सके, अपना खुद का जो भी एक्सपेंसेस है उसको वहन कर सके। और साथ में इस ऑफिसर के अंतर्गत, इस ऑफिसर के अंदर जितने भी अधिकारी लोग काम करते हैं उसके एक्सपेंस के लिए भी इस ज़मीन का यूज किया जाता था। जैसे देखिए होता क्या है कि इक्ता जो लैंड है उस पर जो भी कल्टीवेशन होगा, जो भी उपज होगा कृषि वगैरह करके, तो उससे जो भी उसको आमदनी होगा वह जो है नोबल ऑफिसर या फिर आर्मी ऑफिसर अपने एक्सपेंस के लिए यूज करेगा। और उसके अंदर जो भी अधिकारी है उसका जो भी एक्सपेंस होगा उसके ऊपर इसका खर्च वहन किया जाएगा। उसका खर्च जो है कहाँ से दिया जाएगा? तो इक्ता लैंड से दिया जाएगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि हम आर्मी कमांडर हैं, ठीक है, तो मैं कोई कमांडर होता है उसके अंतर्गत जो है 40-50 या 100 जो सेना है उसके अंदर काम करता है। तो इक्ता लैंड से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, एक तो वो कमांडर खुद यूज करेगा, जो भी उसका खर्च होगा वो, और दूसरा क्या है कि उसके अंतर्गत जो कमांडर है उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति जो है काम कर रहा है उसका जो भी खर्च होगा वह इस इक्ता लैंड के कैटेगरी से दिया जाएगा। और इक्ता लैंड कैटेगरी से जो भी खर्च वहन करने के बाद जो भी सरप्लस अमाउंट बच जाता है, जो भी बच जाता है रेवेन्यू, उसको जो है रॉयल ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है। यानी कि राजकीय जो खजाना होता है ना उसमें जमा कर दिया जाता है। समझिए, इक्ता लैंड कैटेगरी का जो भी एक्सपेंस है उस सबको खर्च कर करके जो भी अमाउंट बच जाता है, सरप्लस अमाउंट बच जाता है, उसको जो है रॉयल ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आया कि इक्ता सिस्टम क्या है। तो इक्ता सिस्टम में भूमि को जो है दो कैटेगरी में पहले बांटा जाता है। एक तो है खालिसा लैंड, खालिसा लैंड पर जो भी उपज होगा वह सुल्तान अपने खर्च के लिए और अपने फैमिली के खर्च के लिए वहन करता है उससे। ठीक, और जो इक्ता लैंड है उस पर जो भी उपज होगा उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका यूज कौन करेगा? तो जो भी नोबल ऑफिसर है, जो भी आर्मी ऑफिसर है वो करेगा, अपना एक्सपेंस खर्च करेगा, उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उससे। ठीक, और साथ में उसके अंदर जो भी ऑफिसर काम कर रहा है उसको उससे रेवेन्यू, उसी रेवेन्यू से उसका सैलरी दिया जाएगा। और जो भी सरप्लस अमाउंट बचेगा उसको रॉयल ट्रेजरी में, राजकीय जो खजाना है उसमें जमा कर दिया जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि ये जो इल्तुतमिश है एक क्या करता है कि 40 नोबल ऑफिसर का एक ग्रुप बनाता है जिसको कि तुर्काने चहलगानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तुर्काने चहलगानी जो है नाम का जो ग्रुप है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया जाता है। और ये जो तुर्काने चहलगानी है ये क्या है और क्यों बनाया गया था? तो तुर्काने चहलगानी जो है ना
वो जो सुल्तान है दिल्ली का सुल्तान, उसके पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल फंक्शन, पॉलिटिकल एक्टिविटी में सहयोग देने के लिए बनाया गया था। 40 नोबेल ऑफिसर का ग्रुप था। इसका काम क्या था कि सुल्तान जो भी राजनीति से संबंधित पॉलिटिकल फंक्शन, पॉलिटिकल एक्टिविटी से संबंधित जो भी कार्य करेगा, उसमें ये जो 40 जो तुर्काने चालगानी 40 नोवेल है, वो जो है उस सुल्तान को उसमें असिस्ट करेगा। ठीक है। और ऐसे करते करते क्या होता है कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश जो है गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। और जब बीमार हो जाता है तो उसको लगता है कि अब जीवन ज़्यादा दिन है नहीं। तो ऐसे में क्या करता है कि वह जो है सोचता है कि अब दिल्ली का अगला सुल्तान जो है किससे घोषित किया जाए, अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया जाए। तो ऐसे में वह जो है, वह कौन, तो इल्तुतमिश अपने सभी बेटों को देखता है, लेकिन उसको जो है अपने बेटों में वो बात नज़र नहीं आती है कि यह जो है सुल्तान बनने लायक है। ठीक है। तो वो राजा बनने लायक, सुल्तान बनने लायक, उसमें वो ऐसा कुछ गुण दिखता नहीं है उसको। तो जब उसको यह गुण अपने बेटों में नहीं दिखता है तो वह क्या करता है कि अपनी जो बेटी होती है रजिया सुल्तान, उसमें जो है सुल्तान वाली जो क्वालिटी है उसमें रहता है रजिया सुल्तान के अंदर। तो इल्तुतमिश जो है अपने बेटों को अपना उत्तराधिकारी ना बना करके अपनी बेटी को, रजिया सुल्तान को, दिल्ली सल्तनत की अगली सुल्तान घोषित करता है। ठीक है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश जो है रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान घोषित करता है। और इसके बाद जो है 1236 ईस्वी में वह जो है मर जाता है। उसके बाद जो है रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की अगली सुल्तान बन करके आती है। तो अगले वीडियो में हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए, धन्यवाद।